अध्याय पढ़ेंगे। पहला हमारे आसपास के पदार्थ। हमें अपने आसपास के वातावरण, परिवेश की जानकारी ज्ञानेंद्रियों से मिलती है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। जैसे आँख देखने का कार्य करती है, इसका उद्दीपन है प्रकाश। कान सुनने का कार्य करते हैं और इनका उद्दीपन है ध्वनि। इसी तरह नाक सूंघने का कार्य करती है, इसका उद्दीपन है गंध। जीभ स्वाद देने का कार्य करती है, इसका उद्दीपन स्वाद, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन। और त्वचा, इसका कार्य है स्पर्श का अनुभव करना, ठंड या गर्म का अनुभव करना। तो यदि ठंडी हवा चल रही है या गर्म लू चल रही है तो त्वचा के द्वारा इसका हमें अनुभव होता है। तापमान, आसपास के पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ क्या है? यह जो हमारे चारों ओर का अनंत विस्तारित क्षेत्र ब्रह्मांड है, यह पदार्थ और ऊर्जा से बना हुआ है। पदार्थ और ऊर्जा। तो पदार्थ वह है कि जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है और गुरुत्वीय नियमों का पालन करता है। द्रव्य, द्रव्य इसको मैटर भी कहते हैं अंग्रेजी में। पदार्थ वह है, द्रव्य मैटर या पदार्थ वह है कि जिसमें भार होता है। और यह इसमें भार क्यों होता है? द्रव्य के द्रव्यमान के कारण। भार का कारण क्या है? द्रव्यमान। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई वस्तु है, उसका एक निश्चित द्रव्यमान, तो उसका भार कम ज्यादा भी हो सकता है। जैसे यदि आप एक बाल्टी लेते हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, यदि आप उसको तौलेंगे तो उसका कुछ भार निकलेगा। लेकिन यदि उस पानी से भरी हुई बाल्टी को आप कुएं के अंदर, पानी के अंदर से आप रस्सी से खींचते हैं तो वो हल्की लगती है, उसका भार कम होता है। अब ऐसा कौन सा बल है जो उस बाल्टी को ऊपर की ओर उछालता है कि जिससे भार में कमी आ जाती है? उत्प्लावन, जल में जो उत्प्लावन बढ़ता है, इसी कारण भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है? देखो, द्रव्यमान का मतलब है मास, m, और जब इसमें गुरुत्वीय त्वरण g से गुणा कर दोगे तब आता है ये W, वेट। W इक्वल टू mg, यानी W यानी भार, वेट ये है भार। भार गुरुत्वीय त्वरण और द्रव्यमान का गुणनफल होता है। यह है मास या द्रव्यमान। और ये गुरुत्वीय त्वरण है जो जिसका मान होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भार होता है द्रव्य में, ऊर्जा में भार नहीं होता। जैसे ध्वनि ऊर्जा है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन इस ध्वनि में कोई भार नहीं। लेकिन ये मोबाइल में लिए हूँ, ये मुझे चाक के मुकाबले भारी लगता है। चाक की अपेक्षा मोबाइल भारी, क्योंकि चाक के द्रव्यमान से इस मोबाइल का द्रव्यमान आता है। दूसरी चीज है
आयतन यानी स्थान घेरना। भार की दूसरी विशेषता है कि द्रव्य की या भाग के टुकड़े को आप इस चश्मे के कितने स्पेस में समा जाएगा, रख जाएगा। लेकिन अगर आप मोबाइल रखना चाहें तो इतने में नहीं आ पाएगा, यानी कि मोबाइल का आयतन ज़्यादा है और चाक का आयतन कम। फिर तीसरी चीज है गुरुत्वीय नियमों का पालन करना। यानी गुरुत्वाकर्षण बल से कोई भी पदार्थ नीचे गिरता है। ये द्रव्य या पदार्थ या मैटर के लिए 3 चीजें होती हैं। भार होता है द्रव्य में या पदार्थ में, आयतन होता है और गुरुत्वीय नियमों का पालन करना। ठीक है। ऊर्जा में ये तीनों चीजें नहीं। ऊर्जा जैसे प्रकाश ऊर्जा है या ताप, ये धूप है ना, धूप में प्रकाश भी है और ऊष्मा भी है। आप देखें, एक आपने लैंप जला दिया तो लैंप जलने के बाद उसके लैंप में जो कांच का शीशा लगा रहता है, वो अगर 1 घंटे तक आपने लैंप जला रखा है तो कांच का शीशा इतना गर्म हो जाता है कि आप उसको छू भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि लैंप के जलने से केवल प्रकाश ऊर्जा ही नहीं, ऊष्मीय ऊर्जा भी वातावरण में उत्सर्जित है। तो क्या ये जो ऊष्मा है या प्रकाश है या ध्वनि है, क्या ये भार है? इसमें वजन लगता है क्या? अरे मान लीजिए प्रकाश है, क्या ये प्रकाश आपको कभी वजन लगता है, भार होता है क्या इसमें? क्या ऐसा तो नहीं कि प्रकाश जगह घेरता हो, आयतन होता हो प्रकाश में, ध्वनि में या ऊष्मीय ऊर्जा में, या ये गुरुत्वीय नियमों का पालन करता हो? आपने मान लीजिए कि टार्च से प्रकाश अंधेरे में जलाया तो प्रकाश नीचे गिर पड़े ऐसे। तो ये अंतर है पदार्थ और ऊर्जा की। पदार्थ में भार होता है, ऊर्जा में भार नहीं होता। पदार्थ में आयतन होता है, ऊर्जा में आयतन नहीं होता। पदार्थ गुरुत्वीय नियमों का पालन करता है और ऊर्जा गुरुत्वीय नियमों का पालन नहीं करता। लेकिन ये पदार्थ भी ऊर्जा में बदला जा सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने एक समीकरण दिया है E = mc²। E का मतलब एनर्जी यानी ऊर्जा, m का मतलब द्रव्यमान आप जानते ही हैं, और c का मतलब प्रकाश का वेग। c का मतलब प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट। यानी कि कोई भी वस्तु यदि प्रकाश की वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से कोई वस्तु गति करे तो फिर वो पदार्थ ऊर्जा में बदल जाता है। ये किसने कहा? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। इसको कहते हैं आइंस्टीन का समीकरण। ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे प्रकाश का वेग की घात 2 = mc²। अब 3 लाख किलोमीटर कितनी दूरी होती है? यहाँ से चंद्रमा, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है 3,84,000 किलोमीटर लगभग। तो 1 सेकंड में प्रकाश चंद्रमा की लगभग कुछ दूरी बचती है, 84,000 किलोमीटर बचता है, 3 लाख किलोमीटर तक पहुंच जाए। तो आप सोचिए इतनी तेज कौन सी वस्तु है जो वेग करेगी कि 1 सेकंड में यहाँ से चंद्रमा तक पहुंच जाए? बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये सिद्धांत है। अच्छा, तो जब ये आप द्रव्य के बारे में, पदार्थ के बारे में जानकारी दे रहे हैं, आपने जान भी दिया, पहले बताया जा चुका है। हमारे ओर, चारों ओर का, सभी ओर का, एवरी साइड अनंत विस्तारित क्षेत्र जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स, वो बना हुआ है पदार्थ का और ऊर्जा का। यानी एक तो पदार्थ का बना है और दूसरा ऊर्जा, 2 तरफ से। आप कहीं देखिए अपने आसपास, हमारे आसपास क्या दिखेगा? या तो हमें ऊर्जा का अनुभव होगा, ऊर्जा को देखा नहीं जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। जैसे ऊष्मीय ऊर्जा, आप ऊष्मीय ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं, तापमान का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते।
इसी तरह आप अपने आसपास जो पदार्थ देखते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो होंगे निर्जीव या फिर होंगे सजीव। सजीव वस्तु में होंगे या फिर निर्जीव। यदि निर्जीव है तो या तो होंगे शुद्ध पदार्थ या तो होंगे अशुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ और सजीव होंगे तो दो प्रकार के होंगे, या तो स्वपोषी होंगे या तो विषम पोषी परपोषी। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ का मतलब क्या है? शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं जो अत्यंत सूक्ष्म कणों में विभाजित किए जाने के बाद एक ऐसी स्थिति आती है कि आप पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को, छोटे से छोटे टुकड़े को देख नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते क्योंकि उसका आकार बहुत ही छोटा होता है। तो पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म कण जो नया पदार्थ बनाने में भाग लेता है, नया पदार्थ बनाने में भाग लेता है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, वो हो गया परमाणु। और जो नया पदार्थ बनाने में भाग नहीं लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, वो हो गया अणु। ये आप मान के चलिए कि अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणु परमाणु से आकार में बड़े ही होंगे क्योंकि अणु का अर्थ ही है कि दो या दो से अधिक परमाणुओं के मेल से अणु बनते हैं। कोई भी पदार्थ है तो उस पदार्थ का जो अणु होगा, मॉलिक्यूल, ये बना होगा अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है। मिलकर बने। अच्छा, अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तो परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु बने होते हैं मूल कणों से मिलकर, मूल कणों या फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। इन्हें आप जानते हैं, ये हैं, आप ये देखिए स्पेलिंग पे गौर कीजिए, PEN यानी पेन, P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर न्यूट्रॉन। प्रोटॉन यानी पॉजिटिव, देखो P बोलने में प्रोटॉन का P और पॉजिटिव का P दोनों मिल गया तो P यानी प्रोटॉन का आवेश हुआ पॉजिटिव। और निगेटिव होता है, निगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन। अब आप निगेटिव से N ना कर लेना, न्यूट्रॉन कर लो, N से न्यूट्रल कर लेना, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब कोई आवेश नहीं, जीरो, न धन आवेश न ऋण आवेश, अनावेशित कण न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का मतलब निगेटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इनके आवेश के बारे में बताया गया। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, मूल कण, और इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव यानी ऋणावेशित मूल कण है, और न्यूट्रॉन एक अनावेशित मूल कण है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन, ईंट पर नाच कैसे होगा? ईंट पर नाच, इधर वाले ये मूल कण है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर वाले इनके आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन, जे थॉमसन ये हो जाएगा। पर प्रोटॉन रदरफोर्ड,
और ना यानी न्यूट्रॉन चैडविक। इसलिए ये कंफ्यूजन ना होने पाए कौन सा मूल कण इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की। ईट पर नाच इलेक्ट्रॉन जैसे थॉमसन, प्रोटॉन, रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन चैडविक। थोड़ा आसान रहता है समझ। एक चीज बहुत जरूरी है जानना, वो ये है कि प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल बराबर होती है किसी भी परमाणु में। किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल एक बराबर होती है, कम ज्यादा नहीं होती। लेकिन प्रोटॉन होते हैं धनावेशित कण और इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणावेशित कण। कण तो धन और ऋण आवेश की मात्रा जब बराबर हो जाएगी तो परमाणु कैसा कण हुआ? अनावेशित कण। परमाणु का आवेश कैसा होता है? परमाणु में कोई आवेश नहीं होता। जैसे सोडियम का परमाणु आपने लिखा तो मैं यहाँ इस्तेमाल कर लेता हूँ इस जगह को। सोडियम का परमाणु आपने लिखा Na ऐसे सोडियम। इसका मतलब क्या हुआ? सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। परमाणु भार कितना होता है? याद कर लो, अगर याद नहीं किए रहोगे तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा। 23। ये आप ध्यान दीजिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और सोडियम का परमाणु भार 23। अब इससे क्या जानकारी मिलती है? ये जो संकेत या प्रतीक चिन्ह है किसी तत्व का, उसके जो यहाँ नीचे की साइड लिखा रहता है वो होता है परमाणु क्रमांक, और इधर ऊपर जो इस साइड लिखा रहता है ये होता है परमाणु भार। तो परमाणु क्रमांक का मतलब ये 11 लिखा रहे तो सीधे जान जाया करो कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 का सीधा मतलब होता है कि सोडियम के परमाणु नाभिक में 11 प्रोटॉन पड़े। मतलब परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर आपको किसी तत्व का परमाणु क्रमांक पता चल जाए, एटॉमिक नंबर, तो आप क्या जान जाएंगे? उस तत्व के परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या जान जाएंगे। नहीं जान पाए कितनी होगी? परमाणु क्रमांक के ठीक बराबर होगी। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तो सोडियम के परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन पाए जाएंगे? 11। और नाभिक के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे? कुल इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन मिला के सोडियम के मामले में 11 भी रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि आप कहते हैं कि प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो अगर सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तो आप जान गए कि प्रोटॉनों की संख्या 11 हो गई। और जब जान गए कि प्रोटॉनों की संख्या 11 तो ये काहे जान जाते हो कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 है? कोई बहुत मुश्किल बात है क्या ये? तो अब आपको परमाणु क्रमांक से क्या क्या जानकारी मिल जाती है? परमाणु क्रमांक से पहली जानकारी मिल जाती है कि उस तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। दूसरी जानकारी मिल जाती है कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की पूरी संख्या कितनी है, टोटल संख्या। तो समझ में आ गया? अब क्या नहीं पता चला? प्रोटॉन की संख्या पता चल गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल गई, किसकी संख्या नहीं पता चली? न्यूट्रॉन की संख्या पता नहीं चली। तो न्यूट्रॉन की संख्या जानने के लिए क्या करोगे? परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को घटा दोगे। क्यों? ये परमाणु भार जो है इसका मतलब है कि न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु भार का मतलब होता है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, और परमाणु क्रमांक का मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या। तो अगर परमाणु भार से परमाणु क्रमांक निकाल दोगे तो क्या बचा? बचा n बचा कि नहीं बचा? नहीं समझ में आ रहा क्या? अभी इतना मुश्किल तो नहीं है। आप यहाँ देख लीजिए, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिला के परमाणु भार बना रहे हैं और प्रोटॉन अकेले बना रहा है परमाणु क्रमांक। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो अब अगर इसको आप देखेंगे तो प्लस माइनस कट गए तो न्यूट्रॉन है तो बचेगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या जानने के लिए क्या करोगे? न्यूट्रॉन की संख्या जानने के लिए परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को घटा दोगे। चाहे ये कह लीजिए कि परमाणु भार से प्रोटॉनों की संख्या घटा दोगे। तो फिर ये सोडियम लिखोगे आप ऐसे, ये तो समझाने के लिए कर दिए थे, समझ ही रहे हो आप लोग। ये ऐसे सोडियम लिखेंगे आप, बस इतना केवल लिखेंगे, उसमें बाकी तो समझाने के लिए बस। सोडियम लिखते समय ये इधर परमाणु क्रमांक 11 और इधर परमाणु भार 23, बस इतने हो गए। और कुछ समझ में आया कि नहीं? हाँ बस इतना।
अब ये सोडियम ऐसे है अनावेशित कण, सोडियम का परमाणु अनावेशित कण होता है। तो आप लोगों ने सुना होगा सोडियम आयन ऐसे प्लस की संयोजकता लगी रहती है, ये क्या सुना होगा सोडियम आयन? तुम लोगों के दिमाग में आया होगा ये सोडियम आयन क्या चीज? नहीं आया कभी? थोड़ा सा मुश्किल लगता है समझने में। सोडियम तो समझ लिए, सोडियम तो ये हो गया भाई, ये देखो ये हो गया सोडियम और ये हो गया सोडियम आयन। दोनों में अंतर क्या है ये समझने वाली बात है। पहला अंतर, सोडियम का परमाणु, इसका मतलब होता है सोडियम का एक परमाणु, इसका मतलब होता है सोडियम आयन, सोडियम का एक आयन, ठीक है। अब इसका अर्थ हुआ कि यह एक अनावेशित कण है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या 11 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11, न्यूट्रॉनों की संख्या कोई मतलब नहीं, क्योंकि वे पहले से ही अनावेशित कण न्यूट्रल। सोडियम आयन प्लस का चार्ज एक लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझना है तो सोडियम के परमाणु का चित्र बना डालो। आओ सोडियम के परमाणु का चित्र बनाएं। इसके लिए थोड़ी सी जगह लेना पड़ेगा। जगह कहाँ ली जाए? चलो अच्छा यहीं पे देख लेते हैं। तो सोडियम के परमाणु का नाभिक बनाना है तो उसमें प्रोटॉन बराबर 11 लिख दिए और न्यूट्रॉन बराबर 11 लिख दिए, और सही है प्रोटॉन बराबर 11 और न्यूट्रॉन बराबर 11, इलेक्ट्रॉन बराबर 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर थोड़ी होता है। जो यहाँ नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन बराबर 11 लिखेंगे। फिर बताओ न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आएगी? 11 तो पक्का नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं 23 लिखा हुआ है। हमने कहा था न्यूट्रॉन की संख्या जानना हो तो परमाणु भाग से परमाणु क्रमांक घटा देना। तो 23 से 11 घटाओ कितना आएगा? 12 लिख दो। न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे लिखो 12। ये नाभिक के अंदर ही लिखना है, बाहर नहीं लिखना है, ऐसे लिख दो 12। P बराबर 12 और N बराबर 12 लिख दिए। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन। में पहली वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि 2n² आप सूत्र जानते हैं। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र होता है 2n²। n का मतलब कक्षा की संख्या, तो 2 × 1² मतलब 1, तो एक कम 2 आ जाएंगे। बचे कितने? अरे 11 में से 2 निकल गए, 9 बचे। 9 में से दूसरी वाली कक्षा में कितने आएंगे? 2n² करके देखो, एक की जगह 2 रख दो तो 2 दूनी 4, 4 दूनी नहीं आ रहे क्या? तो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये लो भर दिए 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 वो हो गए, 2 ये हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन टोटल निकल गए। बचे कितने? एक इलेक्ट्रॉन बचा। इस इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है सोडियम परमाणु। कब त्याग देता है? जब क्लोरीन परमाणु के संपर्क में आ जाता है। क्लोरीन परमाणु सबसे बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसको अपने 8 करने रहते हैं, और इसको ये रहता है भैया मेरे सबसे बाहर वाली कक्षा में पूरे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक अधूरा 1 2 3 नहीं, जितने हो सकते हैं पूरे पूरे होने चाहिए। कहता ले भैया तू मेरा वाला इलेक्ट्रॉन ले ले तो मैं भी 8 हो जाऊं। अभी तक इसकी कक्षाएं थी 3, 1 2 3, फिर ये एक सबसे बाहरी वाला गोला खत्म हो जाता है, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन उठा के दे देता है क्लोरीन को, बन जाता है सोडियम आयन। क्यों बन जाता है सोडियम आयन? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। जब एक इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है यानी -1 कम हो गया, तो जब -1 कम हो गया तो यानी 11 प्लस है, और कम हुआ -1 कितना आया? मतलब निकल गए कितने? 1 निकल गया, बचे कितने? 10 -10 हुए। तो कितना बचा इसका? +1 आया कि नहीं आया? नहीं आया। उसी को +1 नहीं लिखते, बस ऐसे प्लस बना दे। समझ में कितने बच्चों को आ गया सोडियम आयन कैसे बनता है? सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन त्याग देने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बचती है 10, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या तो उतनी रह जाती है 11। तो 10 निगेटिव ऋणात्मक चार्ज, ऋणात्मक आवेश 10 और धनात्मक आवेश 11, तो प्लस का एक आवेश बढ़ गया तो वही लिख दिया जाता है सोडियम आयन। समझ में आ गया? इसी तरह क्लोरीन आयन में उसमें माइनस हो जाता है, ऐसे करके क्लोरीन आयन 7 रहते हैं सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ये प्राप्त कर लेता है इसका सोडियम वाले, तो 8 हो जाते हैं उसके। तो एक माइनस वाला ग्रहण किया उसने,
माइनस का ग्रहण किया है तो बस Cl माइनस ऊपर चिन्ह लिख जाता है, क्लोरीन ऋणात्मक। अब ये धन और ऋण को जोड़ के सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल अणु बन जाता है और ये नमक, साधारण नमक होता है। तो ये आपने अपने आसपास के पदार्थ के बारे में क्या जाना कि हमारे आसपास के पदार्थ जो है वे अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। सही पूछा जाए तो अणु ये उतने छोटे नहीं होते हैं, सबसे छोटे तो परमाणु होते हैं, क्योंकि परमाणुओं कई परमाणुओं ये दो या दो से अधिक परमाणुओं के मेल से एक अणु बनता है। यदि परमाणु एक जैसे हैं, बिल्कुल एक समान परमाणुओं के मेल से अणु जो बनता है वो होता है तत्व या एलिमेंट। तत्व और यौगिक कौन होते हैं? जो दो या दो से अधिक प्रकार के अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के मेल से बनते हैं, लेकिन एक निश्चित अनुपात वो यौगिक हो गया। और जो बिना कुछ पदार्थ अशुद्ध है, कुछ पदार्थ शुद्ध है। जैसे आप देखें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब आयरन, कॉपर, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो शुद्ध पदार्थ हैं, क्योंकि ये जिनका अणु एक जैसे ही परमाणुओं के मेल से बनता है वो शुद्ध पदार्थ है। और परमाणु के बारे में बता दिए, परमाणु की संरचना के बारे में बता दिए। समझ में आई गया हो तो पुस्तक से पढ़िए, जो चीज समझ में ना आए वो चीज आप फिर से पूछिए। ग्रुप में ऑडियो क्लिप बना के भेजा जाता है, आप लोग कभी कोई समस्या नहीं बताते, सुनते हैं तो कोई प्रॉब्लम आती है सुनने समझने, उसको पूछा करो कोई समस्या है। तो ये पुस्तक से आप लोग इसके बारे में पढ़िए। और तत्वों के संकेत एवं प्रतीक चिन्ह, संकेत भी कहते हैं उसको, सिंबल भी कहते हैं, प्रतीक चिन्ह भी कहते हैं, और यौगिकों के रासायनिक सूत्र कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सब याद होने चाहिए। प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर और परमाणु भार, एटॉमिक वेट, ये जरूर याद होना चाहिए। फिर आपको किसी भी परमाणु का चित्र बनाना, मॉडल बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञान करके ये काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप कोई समस्या हो तो बताइए, आगे देखते हैं।